नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DCI 9920 पर। आज अपन जो 9th क्लास का अर्धवार्षिक का विज्ञान का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन अब ऐसा वाले क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख रखे हैं और उसके आंसर में आपको एक एक करके बताता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की मूलभूत अवस्था होती है। तो उसमें आपको ऑप्शन दे रखा था ठोस, ध्रुव और गैस। तो और तीसरा ऑप्शन था उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी लास्ट ऑप्शन था उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह उपरोक्त सभी आएगा, क्योंकि पदार्थ की मूलभूत अवस्थाएं तीनों ही है, ठोस भी है, ध्रुव भी है और गैस भी है। दो अवस्थाएं और होती है जिसको अपन प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो इसको तो सभी जानते हैं, इसका नाम है पारा, जिसको आप मरकरी भी कहते हो, और इसका प्रतीक चिन्ह है Hg, जो कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है। तो परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में नापा जाता है। किसमें नापा जाता है? नैनोमीटर में। आपको पता होगा एक नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻⁹ 10⁻⁹ नैनोमीटर मीटर होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। देखो जल का सूत्र होता है H2O। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखो, हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? सर दो अणु हैं, तो ये लो दो। फिर ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? सर एक ही है, तो ये लो एक। तो अनुपात क्या आ गया? 2:1। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी। तो ये तो सभी जानते हैं, इस कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। फिर अगला क्वेश्चन है, चाल का मात्रक होता है। तो चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। इसको आप शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर प्रति सेकंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में लग रहे हैं, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तो वस्तु द्वारा परिणामी बल क्या होगा। तो देखो यहाँ पर अपन 7 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल हैं जो विपरीत दिशा में लग रहे हैं। तो आपको 7 न्यूटन में से क्या करना पड़ेगा? 3 न्यूटन को घटाने पड़ेगा। तो आपका परिणामी बल आ जाएगा 7 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन, तो आ जाएगा 4 न्यूटन। तो राइट आंसर आ जाएगा इसका 4 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। तो वेग में परिवर्तन की दर को अपन क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण एक्सेलरेशन, जिसको अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका मात्रक याद है आपको? इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वस्तु के पृथ्वी की ओर वस्तु के पृथ्वी की ओर कौन सा बल उत्तरदायी है। वस्तु के पृथ्वी की ओर के लिए कौन सा बल उत्तरदायी, मतलब क्वेश्चन है, शायद लिखने में मिस्टेक हो गई यहाँ पर। वो क्वेश्चन है, जो वस्तु जब पृथ्वी की ओर आती है तो उसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है। तो उसके लिए उत्तरदायी होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल आपको पता होगा, न्यूटन वाला। न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा था और सेब नीचे गिरा, तो उसने सोचा, क्या सोचा कि ये सेब नीचे क्यों है, ऊपर क्यों नहीं गया। तो फिर उन्होंने कौन से बल की खोज की? गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुरुत्वीय त्वरण का मान। गुरुत्वीय त्वरण का मान पूछा है, अर्थात जी का मान पूछा है। तो जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखो आपको वहां पे जो ऑप्शन था, ऑप्शन में ऐसे लिख रखा था 9.8 मीटर और सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे यहाँ ऊपर माइनस लगा रखा था। तो एक ही बात है, दोनों को इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो प्रमुख स्रोत होता है वो जो चार ऑप्शन दे रखे थे उसमें से गेहूं है। क्या आएगा आंसर? गेहूं। राइट आंसर आ जाएगा गेहूं। इसके बाद में
फिर रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन थे। कौन से क्वेश्चन थे? रिक्त स्थान वाले। तो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, कुछ तत्व धातु तथा अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं। मतलब कुछ तत्व ऐसे होते हैं अपने आवर्त सारणी, इस आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व हैं। कितने तत्व हुए? 118 तत्व, जिसमें को 3 भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। एक तो है धातु, एक है अधातु और एक है उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु के रूप में इनको बांटा गया है। तो ऐसे धातु जिनमें धातु के भी गुण पाए जाते हैं और अधातु के भी गुण पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। तो इसका क्वेश्चन ये पूछा है, तो धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है आपको क्वेश्चन? क्वेश्चन को देखा ध्यान से। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की क्या कहते हैं? तो उस अणु की क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परमाणुकता कहते हैं। थोड़ा लंबा है ये, ध्यान से देखें आप। तो उसको क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। देखो एक बार और देखें ध्यान से। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की क्या कहते हैं? तो उसको परमाणुकता कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। दिखाई दे रहा होगा आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सीधा सा, सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो देखो सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? कोशिकाओं को कहते हैं। सेल, जिसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। मृत कोशिका की खोज की थी इसने, रॉबर्ट हुक ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई समय में वस्तु द्वारा तय दूरी को क्या कहते हैं? तो इकाई समय में वस्तु द्वारा तय दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संवेग, संवेग का मात्रक क्या होता है? तो संवेग p बराबर होता है एम वी। p बराबर क्या होता है? एम वी होता है। और यम क्या है? द्रव्यमान है। यम क्या है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मात्रक तो हो जाएगा किलोग्राम, और वी क्या है? यहाँ वेग है। तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड इसका क्या हो जाएगा? संवेग का मात्रक हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, धान और सोयाबीन की फसल, धान एवं सोयाबीन की फसल, फिर खाली स्थान है की फसलें हैं। तो धान और सोयाबीन की किस प्रकार की फसलें हैं? तो खरीफ की फसलें हैं। देखो राजस्थान में 3 प्रकार की फसलें पाई जाती है। एक तो खरीफ की फसल, एक रबी की फसल और एक जायद की फसल। देखो खरीफ की फसल जो बरसात के समय बोई जाती है, मतलब जुलाई अगस्त में, जुलाई अगस्त में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इसके बाद में रबी की फसल है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च या फरवरी मार्च में काट ली जाती है। वैसे तो मार्च अप्रैल आता है, लेकिन फरवरी मार्च में, फिर मार्च अप्रैल में वापस बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। तो ये 3 प्रकार की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा का पहला, एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये। तीसरा का पहला, विसरण किसे कहते हैं? तो देखो विसरण किसे कहते हैं? कोई भी दो पदार्थ है, दो या दो से, कोई भी दो से ज्यादा पदार्थ है, कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थ हैं, उनका स्वतः एक दूसरे में मिलकर सममांगी मिश्रण बनाना। सममांगी मिश्रण का मतलब होता है जो पूर्णतया एक विलय और विलायक दोनों एक पूर्णतया क्या हो जाए? घुल जाए, उसे क्या कहते हैं? सममांगी मिश्रण कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः मतलब अपने आप एक दूसरे से मिलकर सममांगी मिश्रण बनाने की जो क्रिया है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा गया था, छोटा सा क्वेश्चन है 1 नंबर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन था परमाणु किसे कहते हैं। तो देखो परमाणु तो सभी जानते हैं, परमाणु क्या है, संसार का वह छोटे से छोटा कण होता है जिसे और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, तो उसे क्या कहते हैं, अपन परमाणु कहते हैं। अर्थात संसार का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और अधिक मात्रा में टुकड़े नहीं किए जा सकते या तोड़ा नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं, अपन परमाणु कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। लेकिन अभी नवीन खोजों के अनुसार परमाणु भी 3 अपरमाणु अणुओं से मिलकर बना होता है। ये नवीन खोजों के अनुसार बता रहा हूं मैं। कितने परमाणु भी, कितने, तीन प्रकार के अपरमाणु अणु से, अपरमाणु बोलते हैं इनको, अपरमाणु अणु, अपरमाणु अणुओं से मिलकर बना होता है, जिनको आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हो। इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर, परमाणु के नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे रहते हैं, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो अपने को तो परमाणु की परिभाषा पूछी थी, तो परमाणु की परिभाषा क्या लिखेंगे, संसार का वह छोटे से छोटा कण जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। उदाहरण लिखना चाहे, पूछा नहीं था लेकिन उदाहरण लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ऐसे बहुत सारे लिखे। अब देखो नेक्स्ट है, सोडियम का प्रतीक पूछा था, बहुत सीधा सा है। सोडियम का क्या पूछा था, प्रतीक पूछा था। आप रोजाना नमक खाते हो नहीं खाते हो, खाते हैं सर। तो उन नमक में क्या होता है, NaCl होता है। क्या होता है, NaCl। तो ये जो Na है ना, इसमें Na, ये Na क्या है, सोडियम है। फिर कोशिका की आत्मघाती तेली किसे कहते हैं, तो कोशिका की आत्मघाती तेली लाइसोसोम कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। कोशिका की आत्मघाती तेली किसे 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 कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। क्यों कहते हैं सर, कोशिका को लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती तेली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइसोसोम क्या करता है, कभी कभी स्वयं की कोशिका को क्या कर देता है, पचा जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कोशिका की आत्मघाती तेली कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था मंदन, क्या पूछा था, मंदन किसे कहते हैं। तो यदि समय के साथ, किसके साथ साथ, समय के साथ साथ किसी वस्तु का वेग घटता है और उसका त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। मंदन का मतलब गति में रुकावट पैदा करना या फिर गति में क्या होना, गति धीमी होना। तो देखो यदि किसी वस्तु के, यदि समय के साथ साथ, यदि समय के साथ साथ वस्तु का वेग क्या होता है, घटता है, तो उस तो त्वरण भी क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, और इसे ही अपन क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। एक बार और समझे, यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है और त्वरण ऋणात्मक होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। फिर देखो दो एक कोशिकीय जीवों के नाम पूछे थे, क्या पूछे थे, दो एक कोशिकीय जीव के। तो एक कोशिकीय जीव तो बहुत सारे हैं, जैसे अम्बीबा है, जीवाणु है, पैरामीशियम है, शैवाल है, युग्लिना है, बहुत सारे हैं, आप नाम लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो विस्थापन किसे कहते हैं। तो विस्थापन नहीं है, एक राशि पूछी थी ना, विस्थापन और समय का ढाल, विस्थापन और समय का ढाल मतलब विस्थापन और समय के द्वारा जो अपन ग्राफ बनाएंगे, तो वो ग्राफ कौन सी भौतिक राशि को दर्शाता है, तो वह वेग को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा, वेग को। फिर बल किसे कहते हैं, तो बल वह बाह्य क्रिया है। बल क्या है, वह बाह्य क्रिया है जो वस्तु की विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन कर दे, या फिर परिवर्तन करने का क्या करे, प्रयास करे, तो उसे अपन क्या कहते हैं, बल कहते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं, बल कहते हैं, बल कहते हैं। अर्थात देखो वह बाह्य क्रिया मतलब, वह बाह्य क्रिया मतलब कोई भी बाहर से कोई काम कर रहा है, लेकिन किस पे काम कर रहा है, कोई भी वस्तु जो विराम अवस्था में, मान लो कोई गाड़ी है जो बाहर खड़ी है और विराम अवस्था में, भी रुकी हुई अवस्था में, कौन सी अवस्था में, रुकी हुई अवस्था में। अब अगर वो रुकी हुई अवस्था में आप उसमें बाह्य क्रिया कर रहे हो, धक्का लगा रहे हो, तो वो गतिशील अवस्था में आ जाएगी। कौन सी अवस्था में आ जाएगी, गतिशील अवस्था में आ जाएगी। और या फिर कोई वस्तु है जो एक समान गति की अवस्था में, मतलब एक समान गति से चल रही है, तो आप उसको पकड़ के खींच लो या फिर आगे पत्थर वगैरह कुछ लगा दो, तो उसकी गति में क्या हो जाएगी, रुकावट उत्पन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन हो रहा है, इस प्रकार के परिवर्तन को करने वाली जो क्रिया है, उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, बल कहते हैं। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ये तीसरे का 8वां क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन था किसी वस्तु का भार कौन से सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, तो किसी भी वस्तु का भार W बराबर mg के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, जहां m क्या है, यहाँ पर द्रव्यमान है
और जी क्या है यहाँ, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल है जो 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को तरल में डुबोने पर वह कौन सा बल अनुभव करती है। तो आपने भी अनुभव किया होगा, जब अपन किसी पानी में या कुएं में कूदते हैं तो कूदने के बाद में एक बल कार्य करता है जो अपन को ऊपर की ओर लेके आता है। कहाँ लेके आता है, ऊपर की ओर लेकर आता है। तो वो कौन सा बल होता है, वो होता है उत्प्लावक बल। कौन सा बल होता है, वह उत्प्लावक बल होता है। ये उत्प्लावक बल होता है, उसको क्या कहते हैं अपन, उत्प्लावक बल कहते हैं। पानी के अंदर एक बल लगता है जो अपने को डूबने से बचाता है, उसको क्या कहते हैं, उत्प्लावक बल कहते हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 11वां, गाय की देसी नस्लें। गाय की 2 देसी नस्लों के नाम पूछे थे, तो आप लिख सकते हो साहीवाल है, गिर है, थार पारकर है। ये क्या थे, गाय की देसी नस्लें थी। तो ये थे आपके क्या नाम है, पहला, दूसरा और तीसरे के लगभग अपन ने 11 क्वेश्चन तो उधर कर ले, और 6 और 11, तो लगभग 27-28 क्वेश्चन कर ले अपने, 7 क्वेश्चन